हेलो एवरीवन। कनेक्शन का ये लास्ट पोर्शन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसेंट्रिक कनेक्शन। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1। 3 तरीके के देखेंगे। टाइप 1 में क्या है कि कुछ अगर ये मान लेते हैं कि ये प्लेट है या कॉलम है, ये वाला, इस पर एक डिफरेंट प्लेट ऐसे कनेक्टेड है बोल्ट्स की मदद से। ये 1 2 3 4 5 6 बोल्ट्स लगे हैं और यहाँ एक पॉइंट लोड लग रहा है P। ये कुछ इस प्रकार लग रहा है। तो अब हम ध्यान दें, इस P की वजह से एक यहाँ पे मूवमेंट डेवलप होगा। और अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर में किया है, अगर मैं इस P को यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करूँ, इस P को यहाँ शिफ्ट करने की, शिफ्टिंग ऑफ लोड, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा है तो शिफ्टिंग ऑफ लोड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शिफ्टिंग ऑफ लोड। अगर मैं P को यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करूँ इसके सेंट्रॉइड पे, ये जो लाइन है ये सेंट्रॉइड ऑफ कनेक्शन है, इस लाइन पे शिफ्ट करने की कोशिश करो तो हमारे साथ P के साथ एक मोमेंट भी आएगा। मैं यहाँ पे शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ एक P शिफ्ट करूँगा, P फोर्स, तो इसकी वजह से एक मोमेंट भी आएगा और उसकी वैल्यू होगी P इंटू दैट डिस्टेंस PL। तो एक तरह से ये जो कनेक्शन सेटअप है या कनेक्शन सिस्टम है, सिस्टम ऑफ बोल्ट है, ये दो चीज़ों से जा रहा है। एक डायरेक्ट फोर्स दैट इज़ P, ये डायरेक्ट लग रहा है, और एक मूवमेंट लग रहा है, ये डायरेक्ट शियर कॉज करेगा, डायरेक्ट। और एक मूवमेंट या टॉर्शन टाइप का, यहाँ पे देखिए ये टॉर्शन लगाने की कोशिश करेगा बोल्ट में, तो एक टॉर्शन लग रहा है PL, ये टॉर्शन लग रहा है। तो इसकी वजह से जो एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो बारी बारी एक एक करके चलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस या डायरेक्ट शियर फोर्स कितना आएगा। तो अगर ये पूरा P लोड यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, P लोड, टोटल P लोड, तो हम बोल सकते हैं कि शियर स्ट्रेस, हाँ, तो पहला चीज़ हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को मैं टाउ डी से दिखा रहा हूँ। तो ये आ रहा है किसकी वजह से? ये डायरेक्ट P फोर्स की वजह से, और ये सारे बोल्ट्स 1 2 3 4 5 6 जितने बोल्ट्स लगे हैं सब झेल रहे हैं। तो कितने एरिया में लग रहा है? इन बोल्ट्स का एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस A6, जितने बोल्ट लगे हैं सब। अगर मैं बोल दूँ कि सारे एरिया सेम है, सारे बोल्ट सेम है, तो सारे एरिया सेम है। तो फिर ये टाउ डी क्या हो जाएगा? यहाँ मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, टाउ डी हो जाएगा P अपॉन जितने नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल N इंटू A, ये हो जाएगा। और कितना शियर फोर्स आ रहा है इसकी वजह से पर बोल्ट, एक बोल्ट की बात करूं तो एक बोल्ट पे कितना शियर फोर्स आ रहा है, इसको मैं फॉर एग्जांपल ये दिखा दे रहा हूँ, FDI, किसी पर्टिकुलर बोल्ट में कितना शियर फोर्स आ रहा है। तो स्ट्रेस इंटू उसका एरिया, उस बोल्ट का एरिया, तो P अपॉन N इंटू A, क्योंकि सारे बोल्ट्स के एरिया बराबर हैं, इंटू A से A कटा, ये हो जाएगा P अपॉन N। तो पहली चीज़ हमको मिल गई कि डायरेक्ट शियर कितना आ रहा है पर ऑन ईच बोल्ट, P बाई N। ये फोर्स है, इसको स्ट्रेस मत समझिएगा, स्ट्रेस ये था, ये P बाई N फोर्स आ रहा है, डायरेक्ट शियर फोर्स। बात करें टॉर्शन की वजह से, तो पहले यहाँ पे मैं पेज ऐड कर दूँ, अदरवाइज़ आगे दिक्कत होगा। तो बात करें टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का, तो टॉर्शन की वजह से शियर स्ट्रेस क्या आता है? हम लोग जानते हैं टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, दूसरा वाला टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो टॉर्शन की वजह से क्या आता है? टॉर्शन की वजह से आता है, इसको मैं टाउ टी दिखा दे रहा हूँ, टाउ टी,
तो हम लोग को ये फॉर्मूला याद होगा कि T अपॉन आई पी इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, जो भी उसका रेडियल डिस्टेंस है। यहाँ क्योंकि हम लोग बोल्ट की बात करें तो स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर, टाउ अपॉन आर। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि टाउ टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्शन अपॉन आई पी इंटू आर, ये होगा। क्योंकि हमको पता है कि जो टॉर्शन लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, टी इज इक्वल टू टॉर्शनल मोमेंट पी इंटू एल, ये हमने ऊपर में अभी देखा है, फिर से देख लीजिए, पी इंटू एल, ये पी, ये टॉर्शन कॉज कर रहा था यहाँ पे ये टॉर्शन कॉज कर रहा था इस पी की वजह से, तो पी इंटू एल ये टॉर्शनल मूवमेंट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आई पी क्या होगा। आई पी हर एक बोल्ट की बात करें तो अपने ईच बोल्ट अपना आई पी जो होगा ए इंटू आर स्क्वायर होगा। तो सबकी आई पी को जोड़ दिया जाए तो समेशन ए आर स्क्वायर इज योर आई पी। क्योंकि ए सेम है तो हम आई पी को ये भी लिख सकते हैं, आई पी इज इक्वल टू ए कॉमन ले लो समेशन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस या सेंटर पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कहाँ पे वो है। फॉर एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं, आर को ही समझने में दिक्कत हो सकता है। ये हमारा बोल्ट अरेंजमेंट था, ये इसकी सेंटर लाइन थी ऐसे कुछ, ये इसकी सेंटर लाइन थी ये। तो आर जो है ये इस पॉइंट से इनकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो आर है, R1 R2 रिस्पेक्टिवली सब में, R3 एंड सो ऑन। तो आर ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, तो अब लिखते हैं सीधे डायरेक्ट कि टाउ टी अपॉन आर, पर्टिकुलर किसी बोल्ट की बात करें तो आर आई इज इक्वल टू टी अपॉन आई पी। तो फॉर्मूला रखते हैं सबकी, तो टाउ टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी दैट इज पी बाई एल, पी इंटू एल सॉरी, टी दैट इज पी इंटू एल अपॉन आई पी समेशन आर स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई में है, इंटू आर आई, ये समेशन फ्रॉम आई टू आई इक्वल टू 1 टू एन है। ठीक है, समेशन आर आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेस है, तो इसको फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टॉर्शनल शियर फोर्स वो कितनी होगी, वो होगी टाउ टी इंटू एरिया। तो लगते हैं पी एल अपॉन ए समेशन आर आई का स्क्वायर इंटू आर आई इंटू एरिया, तो एरिया ए ही है तो ए से ए कट गया, हमारा टॉर्शनल शियर फोर्स एफ टी ये कितना बन के आया, ये बन के आया पी एल अपॉन समेशन आर स्क्वायर इंटू आर, आई में रख लो किसी पर्टिकुलर। ठीक है, पी एल को हम लोग टी भी लिख सकते हैं, तो टी अपॉन समेशन आर आई स्क्वायर इंटू आर आई। तो ये आ गया एफ टी की वैल्यू। ओके, तो अब मैं बात करूं कि रिजल्टेंट फोर्स, फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आपको बताइएगा। तो डायरेक्ट शेयर तो हर जगह नीचे की ओर ही होगा और उसकी वैल्यू P के बराबर, P बाई एन के बराबर। ये जो होगा ये हर जगह परपेंडिकुलर टू द ये रेडियल डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर टू द ये जो इसकी डिस्टेंस है R उसके होगा एफ टी, ये होगा परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच में कुछ थीटा बनेगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा एफ रिजल्टेंट वो होगा
FD² 2 टाइम्स FD इंटू कॉस थीटा। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है ये, अगर याद आ रहा हो तो किसी एक बोल्ट के रिजल्टेंट शियर फोर्स जो बन के आएगा इसेंट्रिक कनेक्शन में, वो ये फॉर्मूला बन के आएगा और यही पूछता है। तो ये मैक्सिमम किसके लिए होगा? ये जो 6 कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये मैक्सिमम किसके होगा? जहाँ पे ये वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप देखें तो ये वैल्यू बहुत डिपेंड कर रही है, यही वैल्यू सबसे ज़्यादा। तो कॉस थीटा हमारा जहाँ ऐसा हो कि ज़्यादा हो, तो जहाँ पे थीटा 1 हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू कम से कम। और दूसरी चीज़, जहाँ पे हमारी FT ज़्यादा हो, FT ही वेरी कर रही है, बाकी FD तो कांस्टेंट है, तो FT ही वेरी कर रही है। तो FT डिपेंड किस पे कर रही है? RI पे। तो RI हमारा जहाँ सबसे ज़्यादा होगा दैट विल बी आवर मैक्सिमम। तो ऐसा ये केस बनता है और ये बोला जाता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, उसके जो नियरर होगा, जैसे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो जो बोल्ट इसके नियरर होगा दैट विल बी आवर क्रिटिकल बोल्ट। तो ऐसे करके ये निकलता है रिजल्टेंट फोर्स इन टाइप 1 इसेंट्रिक कनेक्शन। अब बात करते हैं टाइप 2 इसेंट्रिक कनेक्शन। टाइप 2 इसेंट्रिक कनेक्शन, टाइप 2 इसेंट्रिक कनेक्शन में कुछ इस प्रकार है कि ये हमारा कोई कॉलम मेंबर है या स्टैंडिंग मेंबर है, उस पर एक एंगल सेक्शन ऐसे लगा है। तो अब इसकी वजह से ये एंगल सेक्शन सामने की ओर फॉर एग्जांपल ऐसे झुकने की कोशिश करेगा इसकी वजह से। तो अगर आप लोग फील कर पा रहे हो तो ये वाला पोर्शन ज़्यादा अंदर की ओर पुश होगा और ये वाला पोर्शन लिफ्ट होने की कोशिश करेगा। ये वाला पोर्शन और अंदर पुश होगा क्योंकि ये ऐसे झुकने की कोशिश, मतलब इसको झुकाने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला लिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ के बोल्ट में टेंशन फोर्स आएगी, यहाँ के बोल्ट में कंप्रेशन फोर्स आएगी। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा कंप्रेशन, यहाँ आएगा टेंशन। ठीक है, तो बोला इसकी वजह से एक और चीज़ होगी कि यहाँ एक गैप क्रिएट होगा और यहाँ और कंप्रेस होगा। तो ये गैप क्रिएशन की वजह से एक्स्ट्रा टेंसाइल स्ट्रेस और एक्स्ट्रा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ रहे हैं बोल्ट पे। तो इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट क्लॉज है, उसको हम लोग को याद रखना है, ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जाना है। कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो बोल्ट है, अगर हम मान लें कि ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसके ऊपर की बोल्ट जो है वो टेंशन में आएगी और नीचे की जो बोल्ट है वो कंप्रेशन में आएगी। ठीक है, और दोनों परमिसिबल जो टेंशन हम मान लेते हैं कि बोल्ट में दिया है कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस समथिंग है और परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस समथिंग है। ठीक है, तो इसका सीधे क्लॉज हमको याद रखना है कि परमिसिबल टेंशन जो कैलकुलेट होगा डिवाइडेड बाय परमिसिबल टेंशन जो आ रहा है, जो दिया है बोल्ट के बारे में, पर्टिकुलर किसी बोल्ट के बारे में, और परमिसिबल शियर जो कैलकुलेट होगा डिवाइडेड बाय जो बोल्ट की परमिसिबल शियर है, शियर फोर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम शुड बी लेस देन 1.00। ये WSM का क्लॉज है। बस हम लोग को यही याद रखना है सीधे कि PT कैलकुलेटेड अपॉन PT का होल स्क्वायर, PS कैलकुलेटेड अपॉन PS का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 इन LSM। सॉरी, यहाँ WSM मैंने बोल दिया, इन LSM। WSM में हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, ये तो फोर्स था, हम लोग स्ट्रेस की बात करेंगे WSM में। ठीक है, तो WSM में बात करेंगे स्ट्रेस, तो यहाँ आता है सिग्मा T कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय सिग्मा T जो है
परमिसिबल, टाउ एस कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय टाउ एस जो है उसका परमिसिबल, ये होता है लेस देन इक्वल टू 1.4। ये WSM में है। तो एक और चीज़ आप लोग याद रखिए कि हम लोग ने जब रिवेट पढ़ा था तो रिवेट का अधिकतर फॉर्मूला पढ़ा था WSM से, रिवेट वाले फॉर्मूले अधिकतर पढ़े थे WSM से। तो ये याद रखिएगा कि जो ये वाला फॉर्मूला है, अगर कभी रिवेट पूछ दे तो ये 1.4 वाला याद रखिएगा। 1.4 वाला ये लीनियर वेरी कर रहा है, ये ध्यान रखिए, ये लीनियर है और ये पैराबोलिक है, थोड़ा एलिप्स बनाता है, ठीक है। अब लास्ट हमारा थर्ड टाइप ऑफ इसेंट्रिक कनेक्शन। अब यहाँ पे वेल्डिंग हुई है, यहाँ पे वेल्डिंग हुई है। तो अगर हम सामने से इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिगर पे थोड़ा मत जाइएगा। ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा इस साइड से, सामने से। तो अगर हमको ये दिख रहा हो, ये एक वेल्डिंग हुई है, ये एक वेल्डिंग हुई है। अगर इसकी हम लोग इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मान लें KS, इसकी मान लें KS, ठीक है। तो ये जो वेल्डिंग है, ये KS यहाँ मिल रहा है, ये KS यहाँ मिल रहा है। तो यही फोर्स P के कारण इन दोनों में डायरेक्ट शियर स्ट्रेस आएगा। और वो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होगा, वो होगा, स्ट्रेस की बात कर रहे तो पहले ऐसे, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होगा, P डिवाइडेड बाय ये जो एरिया है, तो एरिया कितनी है 2 टाइम्स KS इंटू ये जो इसकी हाइट है D, KS इंटू D। अगर मान ली ये हाइट इसकी D है तो KS इंटू D, 2 टाइम्स KSD, ये हो गया FD, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हम बोलें कि यहाँ पे एक बेंडिंग भी हो रही है इसकी वजह से। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो एक ये मोमेंट क्रिएट करेगा, तो एक बेंडिंग भी हो रही है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन होगा, नीचे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन होगा और नीचे कंप्रेशन होगा बेंडिंग के कारण। तो यहाँ पे बेंडिंग की वजह से भी एक स्ट्रेस आएगा। वो कैसे निकलता है, तो हमको पता है बेंडिंग की वजह से सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू M/I ये होता है। तो वो भी निकाल लेते हैं। इसका अगर हम I निकाल लें तो क्या होगा, इस चीज़ का I क्या होगा, पहले तो दो चीज़ें हैं तो 2 टाइम्स KS इंटू D³ अपॉन 12। तो ये हो गया KS D³ अपॉन 6, ठीक है। वाई मैक्स, ये वाई मैक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। वाई मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, न्यूट्रल, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो न्यूट्रल एक्सिस बीचों बीच, तो वाई मैक्स की वैल्यू D/2, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू भी आ जाएगा, समथिंग कुछ आ जाएगा, कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हम लोग, कुछ आ जाएगा। तो फाइनली जब हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालेंगे इसमें F रिजल्टेंट, अगेन हम लोग को सब कुछ डालना होगा। तो F डायरेक्ट स्क्वायर प्लस F मूवमेंट की वजह से स्क्वायर, या जो भी है बेंडिंग की वजह से स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स F डायरेक्ट FM कॉस थीटा। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे हमारा थीटा 90 डिग्री है, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में 90 डिग्री का रिलेशन होता है। बेंडिंग स्ट्रेस कुछ ऐसे बन रहा होगा, ऐसे प्लेन पे, अगर ये यहाँ पे ध्यान दो तो ये बेंडिंग स्ट्रेस कुछ ऐसे लग रहा होगा, शियर स्ट्रेस कुछ ऐसे लग रहा होगा। तो दोनों के बीच में 90 का रिलेशन है। तो ये हमारा थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। तो ये कुछ 2FD हो जाएगा, FR इक्वल टू हो जाएगा
एफ डी स्क्वायर प्लस एफ एम स्क्वायर प्लस 2 एफ डी, ये 0, ये कॉस थीटा कॉस 90 0 इंटू 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वैनिश हो गया। हमारा ये मिला एफ आर इजक्वल टू एफ डी स्क्वायर प्लस एफ एम स्क्वायर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा वो है कि हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट लिखते हैं एफ आर इजक्वल टू √3 टाइम्स एफ डी स्क्वायर प्लस ये बेंडिंग की वजह से एफ एम स्क्वायर। स्ट्रेस के फॉर्म में भी ये इक्वेशन आप लोग को मिल सकता है। तो एफ आर इजक्वल टू 3 टाइम्स फॉर एग्जांपल एफ डी स्क्वायर स्ट्रेस है प्लस सिग्मा स्क्वायर बेंडिंग की वजह से। तो ये ऐसे भी मिल सकता है। और डिज़ाइन हमारा सेफ रहे उसके लिए ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू जो हमारी एफ यू अपॉन √3 गामा एम डब्ल्यू, जो ये क्या है याद करिए, ये क्या है, ये परमिसिबल स्ट्रेस है। कब के केस में? फिलेट वेल्डिंग के केस में। और ये एक तरह का क्या मिल रहा था, ये हमको एक तरह का फिलेट वेल्डिंग ही तो मिल रहा था, ये फिलेटी वेल्डिंग तो मिल रहा था। तो ये हमारा फिलेट वेल्डिंग के केस में परमिसिबल स्ट्रेस है। तो ये जो वैल्यू आके बन के निकलती है एफ आर इजक्वल टू दिस, तो ये फिलेट वेल्डिंग के केस में बन के निकलती है और ये लेस देन इक्वल टू एफ यू अपॉन √3 गामा एम डब्ल्यू से होनी चाहिए। ये स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए ये लोड की वजह से जो आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे इसेंट्रिक कनेक्शन ख़त्म होता है। इसेंट्रिक कनेक्शन में यही 3 चीज़ें मेन हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ तीनों का। तो देखिए, पहला वाला कुछ इस प्रकार था, बोल्ट लगे थे, बोल्टेड कनेक्शन असेंबली थी। तो यहाँ हमको डायरेक्ट फोर्स जो निकला था, डायरेक्ट शियर फोर्स एफ डी, वो निकला था P/N, और जो टॉर्शनल निकला था एफ टी, वो निकला था टॉर्शन दैट इज़ PL अपॉन समेशन R स्क्वायर इंटू R, और रिजल्टेंट जो आ रहा था वो इनका एफ डी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ टी इंटू कॉस थीटा। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा था, ये टाइप 2 में यहाँ कुछ एंगल सेक्शन लगा के ऐसे लगा रहे थे, तो उसके कारण बेंडिंग हो रही थी, यहाँ पे एक बेंडिंग हो रही थी। अब बेंडिंग होने के कारण न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन डेवलप हो रहा था, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंप्रेशन आ रहा था। तो इसका डायरेक्ट हम लोगों ने क्लॉज पढ़ा था। अच्छा, इस वाले केस में भी जो ये एफ आर आई है, क्योंकि यहाँ वेल्डिंग है, बोल्टेड कनेक्शन है। टाइप 1 क्या था, टाइप 1 बोल्टेड कनेक्शन था। तो एफ आर यहाँ पे भी जो आ रहा है, यहाँ पे एफ आर जो आ रहा है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू बोल्ट स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए। इस वाले केस में टाइप 2 में जब क्या कहते हैं, हमारा एंगल की बोल्टेड कनेक्शन विथ एंगल है, एंगल पे लगाया जा रहा है और ओवरहैंग पे कहीं पी लग रहा है, तो बेंडिंग की वजह से ऊपर टेंशन, नीचे कंप्रेशन डेवलप हो रहा था। नीचे वाला प्लेट और सट जाएगा उससे, मेन मेंबर से, और ऊपर वाला पोर्शन जो है उस थोड़ा गैप क्रिएट कर देगा। इसके कारण डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो है वो भी क्या कहते हैं आएगा, और टेंशन भी डेवलप होगा। तो हमारा, क्योंकि भाई टेंशन ही मेन थोड़ा सा है, तो टेंशन को हम लोग देखते हुए कुछ क्लॉज बनता है। एलएसएम में ये क्लॉज होता है PT कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय PT का होल स्क्वायर प्लस PS कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय PS का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.0। ये LSM में। और WSM में क्या होता है, WSM में स्ट्रेस के फॉर्म में लिखते हैं, सिग्मा T कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय सिग्मा T परमिसिबल प्लस सिग्मा S या टाउ S कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय टाउ S परमिसिबल, ये दोनों विदाउट स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1.4। रिवेट का केस बोलो या इसका केस बोलो, क्या बोलते हैं, WSM का, इसमें ये ऐसे फॉर्मूला लिखा है। तो ये हो गया टाइप 2 केस में। टाइप 3 में वेल्डिंग कनेक्शन था। टाइप 3 में
टाइप थर्ड में वेल्डिंग कनेक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ डायरेक्ट स्ट्रेस भी आ रहे थे और बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रहा था, ठीक है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस जो आ रहा था वो हमारा, उसको हम लोग एफ डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और वो हमारा था P/2 KSD, ठीक है। ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस था। और बेंडिंग की वजह से जो कॉम्प्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेस आ रहे थे वो हो रहे थे σ/M/I/Y, वो ऊपर देख लीजिएगा क्या फॉर्मूला बना था। और इसको भी फिर फर्दर जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आ रहा था वो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट से ही आ रहा था, वेक्टर सम से ही आ रहा था। तो लेकिन इसमें हम लोग लास्ट में, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो जो कॉस थीटा वाला पोर्शन होता है वो जीरो हो जाता है, लेकिन हम लोग एफ डी को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, तो 3 टाइम्स लिख देते हैं, प्लस 3 टाइम्स प्लस σ² बेंडिंग स्ट्रेस, एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू जो फिलेट वेल्डिंग के केस में हमारा FU अपॉन जो परमिसिबल स्ट्रेंथ होता है FU/√3 γ/m/W, इससे कम होना चाहिए। ये 3 केस हमारे ख़त्म हो गए इसेंट्रिक कनेक्शन के। अब अगले लेक्चर से हम लोग टेंशन मेंबर पढ़ेंगे। थैंक यू।